ठीक है, तो देखो माइन वेंटिलेशन पहले तो समझो होता क्या है। माइन वेंटिलेशन होता क्या है, अंडरग्राउंड माइंस के अंदर से जो पॉल्यूटेड एयर है उसको बाहर निकालने और उसके जगह में फ्रेश एयर को खदान तक पहुंचाने का, अंडरग्राउंड माइन तक पहुंचाने का जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं माइन वेंटिलेशन। तो जो हम बोल रहे हैं पॉल्यूटेड एयर, फ्रेश एयर के अंदर में, एटमॉस्फेयर के अंदर में अगर हम देखो पॉल्यूटेड एयर मतलब क्या हुआ यार, हवा में आपका जो माइंस के अंदर में जो भी एक्सप्लोजिव गैसेस है या पॉइजनस गैसेस है, इसके अलावा जो धूल के कण है, मॉइस्चर है, ये सब मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो वो जो गैस की जो हम बात कर रहे हैं, नॉर्मल एयर में गैस का परसेंटेज कैसा होता है और माइंस के एयर में कौन कौन से पॉल्यूशन आते हैं, बस इतना जान लेते हैं, देन अपन डायरेक्ट वेंटिलेशन में आ जाएंगे। नॉर्मल एयर में जब हम बात करते हैं तो 78.08% हमारा नाइट्रोजन होता है। एक्चुअली ये नाइट्रोजन के साथ में बाकी इनर्ट गैस को भी जोड़कर बोल दिया जाता है, जैसे आपका ऑर्गन, नियॉन, हीलियम, क्रेप्टोजेनॉन, हाइड्रोजन, इन सारे जो इनर्ट गैस है सबको मिला करके बेसिकली हम बोल सकते हैं 79.04% करीब हमारा नाइट्रोजन और अदर इनर्ट गैस होता है। ऑक्सीजन हमारा होता है 20.95, कहीं कहीं पे 20.93 भी देता है, 94 भी देता है, ऐसा करके 9। ठीक है, तो लेट सपोज 20.93 माने, कहीं पे 93 देता है, कहीं पे 95 देता है। ठीक है, तो इतना आपका क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, 00.03% आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है, टोटल 100%। ये आपका नॉर्मल एटमॉस्फेयर है जिसमें गैसों का कंस्टिट्यूएंट कुछ इस तरह से होता है। लेकिन ये जो हवा खदान के अंदर में जब घुसता है तो माइंस में मिलने वाला, पेन का कलर नहीं दिख रहा है क्या जी? ठीक है, लेकिन जब ये हवा माइंस के अंदर में जाता है तो माइंस में जो गैस निकलता है आपका, मीथेन गैस हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और दूसरे ब्लास्टिंग फ्यूम्स वगैरह हो गए, धूल के कण हो गया, मॉइस्चर हो गया, वो सारे मिल करके माइंस के अंदर का जो एयर कंस्टिट्यूएंट है उसको चेंज कर देता है। मतलब बेसिकली ये फ्रेश एयर है जो खदान के अंदर में भेजते हैं, जो जाता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। परसेंटेज याद रहेगा, नॉर्मल एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कितना होता है, नाइट्रोजन और दूसरा इनर्ट गैस कितना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, परसेंटेज हल्का सा ध्यान में रखिएगा, नहीं भी रखेंगे तो चलेगा, आपको पूछने वाला कोई नहीं है। ठीक है, चलो जो गैसेस है, जो हम बोल रहे हैं कि जो इनफ्लेमेबल गैस है, टॉक्सिक गैसेस है, पॉइजनस गैसेस हैं, उनका एक लिमिट फिक्स करा गया है कि खदान के अंदर में भाई इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। डीजीएमएस ने लिमिट फिक्स करके रखा है कि इससे ज्यादा होगा तो ये बॉडी के लिए हार्मफुल है, इससे ज्यादा आप इसको ना करें, इतना आप मेंटेन करके रखें। वो लिमिट कौन कौन सा है ऑलमोस्ट सबको पता है, फिर भी एक बार ब्रीफ में रिवाइज कर लेते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड जिसको व्हाइट डैम भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, 50 ppm, 50 ppm बोलिए, चाहे आप बोलिए 0.005%। ये ppm का मतलब क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन, मतलब 1/10 लाखवा भाग, 1/10 लाखवा भाग आप बोल सकते हैं। ठीक है, जो न्यूमेरिकल्स हुआ था पीडीएफ अपलोड करा दीजिए। ठीक है, जैसे अपलोड करवा दूंगा, वैसे क्लास के बीच में आपने लिखा होगा तो ठीक है, अपलोड करवा दूंगा। ओके, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड या तो 50 ppm बोलिए, चाहे आप बोलिए कितना, 0.005%। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड 0.5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हाइड्रोजन सल्फाइड जिसको आप स्टिंग डैम भी बोलते हैं, हिंदी में देखा तो सड़ी हुई गैस जो आप बोलते हैं, वो 7 ppm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सल्फर डाइऑक्साइड जिसको आप हिंदी में गंधक गैस बोलते हैं, ये 5 ppm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नाइट्रस फ्यूम ये भी 5 ppm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इन दोनों का परसेंटेज सेम है। ओके, फिर ऑक्सीजन, ये स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन में आपको बताता है कि
19% से कम नहीं होना चाहिए, या फिर इसी को आप लिख सकते हैं 19% से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, कम से कम 19%, 19% के इक्वल या उससे ज्यादा होना चाहिए। ओके, ठीक है। फिर आते हैं फायर डैम, या इसी का सिनोनिम्स आप बोल सकते हैं मीथेन। वैसे फायर डैम के अंदर में दूसरे भी जो गैसेस है वो आ जाता है, एसिटिलीन, ब्यूटेन, ये सब भी आ जाता है। 10 मिनट का चलता है सर, यू डोंट माइंड प्लीज थोड़ा सा रिपीट कर सकते हैं क्या? नहीं, माइंड तो करूंगा यार, 10 मिनट बाकियों का कीमती है, मैं तो कर दूंगा, मेरा टाइम बहुत ज्यादा नहीं वैल्यू रखता, बाकियों का रखता है। टाइम पे आइए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, या फिर क्लास बाद में देख लीजिएगा, बाकियों को का टाइम इंपॉर्टेंट है। फायर डैम, मीथेन, समझ में नहीं आया तो बात अलग है, लेकिन लेट आने के कारण बाकियों के लिए रिपीट करूं इज नॉट अ राइट थिंग। मीथेन, जिसको हम क्या बोलते हैं, फायर डैम भी बोलते हैं। तो ये जो इसका परसेंटेज क्या है, 1.25% और 0.75%। जनरल बॉडी ऑफ एटमॉस्फेयर में 1.25%, मतलब नॉर्मल जो एटमॉस्फेयर है माइंस का, उसमें 1, वैसे स्टैंडर्ड ऑफ इंटेलिजेंस में और बताऊंगा, और रिटर्न में 0.75% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इसका कोई ऐसा लिमिट नहीं है, लेकिन खदान के अंदर में ये सारी गैसेस आपको और मिल सकती है। तो ये सारा गैस है, उसके अलावा नाइट्रोजन भी आपको मिल सकता है। ब्लैक डैम, ब्लैक डैम जिसको आप क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सिस नाइट्रोजन दोनों के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, ब्लैक डैम बोलते हैं। तो ये गैसेस हैं जो आपके माइंस के अंदर में मिलता है। डैम्प में एक और डैम्प है, आफ्टर डैम्प। डैम्प में एक और डैम्प है, जैसे कितना डैम्प देख लिया आपने, व्हाइट डैम्प, स्टिंग डैम्प, फायर डैम्प, ब्लैक डैम्प। इनके अलावा एक आफ्टर डैम्प भी है, आफ्टर डैम्प भी है। ये आफ्टर डैम्प क्या होता है, एक्सप्लोजन के बाद में जो गैसों का मिक्सचर हमको मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, आफ्टर डैम्प बोलते हैं। एक्सप्लोजन के बाद जो गैसों का मिक्सचर मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, आफ्टर डैम्प मिलता है। इसमें मल्टीपल गैसेस हो सकती है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी हो सकता है, H2S भी हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, कोई भी गैसों का मिक्सचर हो सकता है, अलग अलग परसेंटेज में हो सकता है, डिपेंड करेगा किस लेवल का आपका एक्सप्लोजन हुआ है। ठीक है, मतलब वो जो आपका फायर डैम एक्सप्लोजन होता है, फायर डैम एक्सप्लोजन जो है वो इनिशिएट करता है आपके कोल डस्ट एक्सप्लोजन को। अगर कोई आदमी फायर डैम एक्सप्लोजन से बच भी जाए, अगर कोई आदमी फायर डैम एक्सप्लोजन से बच भी जाए, तो वो फायर डैम एक्सप्लोजन के बाद जो गैसों का मिक्सचर बनता है, उस गैस के कारण, ये जो आफ्टर डैम के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, हाँ, गो बिस्टिंग। आगे बढ़ें, आफ्टर डैम को ही आप गो बिस्टिंग भी बोल देते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया बेसिकली आपका गैस जो माइंस के अंदर में मिलता है। अगर मैं गैसों को अलग अलग कैटेगराइज करूं, जो खदान के अंदर में गैस मिल रहा है, उन माइन एयर में पाए जाने वाले, सर हाँ ठीक है, सोहन, आपको दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं मिलेगा। 7 ppm 10 ppm आप जो बोल रहे हैं, कहीं पे 10 दिया है, हाँ दिया है, तो दोनों एक साथ नहीं मिलेगा। अगर दिया तो आप किसको लेके चलेंगे, 7 ppm को टिक करके लेंगे। ध्यान में रख सकते हैं क्या क्या है। देखो कुछ गैसेस होती है, अगर मैं अलग अलग कैटेगराइज करूं तो जो इंप्योरिटीज खदान के अंदर में रहता है उसको कैसे आप कैटेगराइज कर सकते हैं, नॉन टॉक्सिक बट एक्सप्लोजिव इन नेचर। जो खतरनाक तो नहीं है, मतलब जो जहरीला तो नहीं है, लेकिन क्या है, एक्सप्लोजिव है, एक्सप्लोजिव है व्यवहार में। ठीक है, जो टॉक्सिक तो नहीं है लेकिन एक्सप्लोजिव है। कौन कौन सा, मीथेन, इसको क्या, किसका फॉर्मूला होगा, अगर किसी को केमिस्ट्री पता होगा तो बताओ यार। आई थिंक ब्यूटेन है, क्या है, ठीक है, और हाइड्रोजन। ये सब क्या है आपका, टॉक्सिक तो नहीं है लेकिन एक्सप्लोजिव है नेचर में। ओके, दूसरा, कुछ टॉक्सिक गैसेस है जैसे CO2, देखो टॉक्सिक भी बोल रहा है और एक्यूटली पॉइजनस भी बोल रहा है। टॉक्सिक मतलब क्या हुआ, खतरनाक है, जहरीला है, दिक्कत हो सकता है इस गैस के कारण, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। कंपैरेटिवली अगर बात करें तो जो आपका NO2 है, SO2 है और H2S है, CO है, इसके कंपैरिजन में उतना दिक्कत नहीं करता है। इथेन बोल रहा है कोई, ठीक है, इथेन होगा, मान के चलते भाई सबका, इनको केमिस्ट्री आता है, तो इथेन है। तो वो आपका क्या हो गया, ये गैसेस क्या है आपका, टॉक्सिक तो नहीं है, इसके कारण आपको ऐसे सांस वास लेने में दिक्कत तो नहीं होगा,
लेकिन एक्सप्लोजिव है नेचर में। अगर उसको सफिशियंट क्वांटिटी में अगर क्या एयर मिल जाए एक फिक्स प्रोपोर्शन में और हीट मिल जाए तो वो एक्सप्लोड कर सकता है। दो चीज, जलने वाला, जलने में ये दो चीज और मिल जाए तो वो एक्सप्लोड कर सकता है। ठीक है, ये जो है वो टॉक्सिक है। टॉक्सिक मतलब खतरनाक है बॉडी के लिए, हार्मफुल है। ठीक है, रेडान और उसके डॉटर प्रोडक्ट एक्यूटली पॉइजनस, बहुत ज्यादा विषैला कौन कौन सा है? वो है नाइट्रस फ्यूम, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। ये चार जो है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है के अंदर में। इन चारों में भी मैं बोलूं सबसे ज्यादा खतरनाक अगर कुछ है तो वो है सीओ। क्यों? क्योंकि नाइट्रस फ्यूम, जिसको आप खांसी गैस भी बोलते हैं, आपके ऑप्शन में देखने मिल सकता है इसमें से किसको खांसी गैस बोलते हैं। तो जिसको आप खांसी गैस भी बोलते हैं, इसका 5 ppm तो लिमिट है, लेकिन 1 ppm में ही आपको खांसी आना लग जाता है कि आप सावधान हो जाते हैं, भाई खतरा है। SO2 के साथ में भी वही है कि स्मेल से आप पता कर सकते हैं, H2S के साथ भी है कि आप पता कर सकते हैं स्मेल से, लेकिन सीयू का पता नहीं चलता। स्लो पॉइजन बोलते हैं इसको, स्लो पॉइजन बोलते हैं, साइलेंट किलर बोलते हैं, सॉरी साइलेंट किलर बोलते हैं। इसका आपको पता नहीं चलता, जो जिसको सीओ मार गया है उसको भी नहीं पता चलेगा उसको सीओ से क्या इफेक्टेड हो चुका है करके। दैट्स व्हाई इन चारों में भी अगर खतरनाक किसी को बोलूं तो सीओ सबसे ज्यादा। हाँ, खूनी गैस, हिंदी में बोलो तो खूनी गैस, इंग्लिश में साइलेंट किलर करके बोलते हैं। ठीक है जी, बात क्यों बोलते हैं, रीजन आपने सबने पता है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो अब आते हैं असल मायने में वेंटिलेशन पे। वो सारा बात जो हो रहा था वो गैसेस का बात हो रहा था। अब वेंटिलेशन की जब हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं वेंटिलेशन कनेक्टेड था गैस से, तो थोड़ा बहुत उसके बारे में उसके सम्मान में देख लिया। अब आते हैं स्लाइड बैक, लिख रहे हैं क्या जी? लो ना यार, लिख लेना ना, अपलोड कर दूंगा मैं। ठीक है, चलो वेंटिलेशन कंट्रोल डिवाइस, कौन कौन से डिवाइसेस हैं जो बेसिकली आप वेंटिलेशन कंट्रोल के लिए यूज करते हैं? वेंटिलेशन अप्लायंसेस कौन कौन है जो माइंस के अंदर में हम यूज करते हैं? वेंटिलेशन स्टॉपिंग, वेंटिलेशन डोर, एयर लॉक्स, एयर क्रॉसिंग रेगुलेटर्स, ये 5 मेन चीज है जो कि खदान के अंदर में यूज होता है वेंटिलेशन के व्यवस्था के लिए, प्रबंधन के लिए। ठीक है, चलो एक एक करके देखते हैं क्या क्या है। एमएसए का भी कोई इंस्ट्रूमेंट है ना? इतना तो याद रख लो यार, बाकी ऐसा कुछ है तो मैं देखता हूं। ओके, मेन इंस्ट्रूमेंट जो बताया ये है, बाकी सीओ डिटेक्टर अलग आता है, हो सकता है सीओ डिटेक्टर जो बनता है वो एमएसए बनाता होगा, मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट है। ये सारा जो था वो सेंसर, वो क्या बोलते हैं, केमिकल बेस्ड था। ठीक है, चलो यहां आते हैं वेंटिलेशन कंट्रोल डिवाइस। तो क्या मैं बता रहा था, वेंटिलेशन स्टॉपिंग। चलो एक एक करके देखते हैं। ये हो गया आपका वेंटिलेशन स्टॉपिंग। ये वेंटिलेशन स्टॉपिंग क्यों बनाते हैं, कहां बनाते हैं? बेसिकली आपका इनटेक एयर और रिटर्न एयर दोनों को सेपरेट करने के लिए इनटेक और रिटर्न गैलरी के बीच में हम वेंटिलेशन स्टॉपिंग बनाते हैं। इसके प्रोविजंस जान लेते हैं, कैसे बनाते हैं, कहां बनाते हैं, किस तरह बनाते हैं। देखिए, every ventilation stopping between main intake and main return airway shall be constructed of masonry, brickwork or of concrete without reinforcement not less than 25 सेंटीमीटर। जो भी हम वेंटिलेशन स्टॉपिंग बनाएंगे मेन इनटेक और मेन रिटर्न के बीच, अगर हम बिना कोई रेनफोर्समेंट के बना रहे हैं, बिना कोई रेनफोर्समेंट मतलब छड़ वगैरह अगर आप यूज नहीं कर रहे हैं, तो आपका 25 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। अभी आते हैं, एंड इफ कंस्ट्रक्टेड ऑफ प्रॉपर्ली रेनफोर्स, अगर आप उसको प्रॉपर्ली रेनफोर्स मतलब छड़ वगैरह यूज करके भी अगर बना रहे हैं, तब क्या होगा, 15 सेंटीमीटर थिकनेस या फिर सच ग्रेटर देन एस में बी रिक्वायर्ड बाय द रीजनल इंस्पेक्टर। ठीक है, क्या बताया आपको, दो चीजें हैं। अगर आप रेनफोर्समेंट मतलब छड़ बेसिकली यूज कर रहे हैं, सरिया यूज कर रहे हैं, तो सरिया यूज कर रहे हैं
तो उस कंडीशन में आपका 15 सेंटीमीटर से कम नहीं हो, 15 सेंटीमीटर में काम चल जाएगा, सरिया अगर यूज कर रहे हैं, छड़ अगर यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर बिना सरिया के आप बना रहे हैं, किसकी मदद से, ब्रिक या कंक्रीट की मदद से, तो आपका 25 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। हाँ 38 अभी नहीं आएगा, अभी नहीं आएगा, वो था 1957 जब था ना, उसमें आपका 38 था ये चीज। ओके ठीक है जी बात, ये दो चीज ध्यान रहेगा, बिल्कुल ध्यान में रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। बाकी देखो क्लास का मजा कब है, जब आप लोग भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। जो 120 लोग 125 लोग आप लोग जुड़ते हैं, हर किसी ने चीजों को पढ़ रखा है। गुरुजी भी कहीं पे लिखने में गलती हो सकता है या कहीं पे बोलने में गलती हो सकता है, तो अगर आपको पॉजिटिवली पता है, एग्जैक्टली पता है, तो यू कैन करेक्ट मी। अच्छी बात है, क्लास का तो यही बेनिफिट है ना यार, एक साथ सबका नॉलेज आ रहा है। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया भानु, विदाउट रेनफोर्समेंट मतलब क्या है? आगे बढ़ते हैं। ऑल वेंटिलेशन स्टॉपिंग शैल बी इंस्पेक्टेड एटलीस्ट वंस इन 14 डेज। जितने भी वेंटिलेशन स्टॉपिंग है उसको हम 14 दिन में एक बार इंस्पेक्ट करेंगे। ये जो 14 दिन है, कहीं कहीं पे आपको फोर्थ नाइट भी देखने मिल सकता है, तो फोर्थ नाइट मतलब भी आपका 14 ही दिन हुआ, एक पखवाड़ा। ठीक है, ये जब 14 डेज की बात करता है तो और भी कुछ कुछ मायने में 14 डेज होता है, चाहे वो वेंटिलेशन की बात करें, चाहे वो एयर क्रॉसिंग की बात करें, चाहे वो वेंटिलेशन डोर की बात करें, तीनों ही केस में 14 दिन में आप इंस्पेक्ट करेंगे। कौन करेगा? कॉम्पिटेंट पर्सन करेगा। ये सक्षम व्यक्ति कौन हो सकता है? ओवरमैन या फिर असिस्टेंट मैनेजर। कॉम्पिटेंट पर्सन कौन रहेगा? ओवरमैन या फिर कॉम्पिटेंट पर्सन। ठीक है आगे आते हैं शुभम, थोड़ा सा पेशेंस रखो, आगे आते जाएगा। ठीक है, इन केस ऑफ माइन हैविंग प्रॉब्लम और फायर और स्पॉन्टेनियस हीटिंग along with working of coal seam of degree 2 or degree 3 gasiness, the chief inspector may by order be an order in writing subject to condition as he may specify therein required construction of explosion proof ventilation stopping। अगर क्या है कि आपका अगर डिग्री 2 या डिग्री 3 गैसिनस माइंस है, या फिर आपके माइंस में कोई फायर या स्पॉन्टेनियस हीटिंग का प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में आपने जो स्टॉपिंग बनाएंगे वो क्या बनाएंगे? एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग बनाएंगे, ईपी स्टॉपिंग बनाएंगे। ईपी देखने भी मिल सकता है, एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग भी आपको देखने मिल सकता है। किसके किसके बीच? मेन इनटेक और रिटर्न एयरवे के बीच। ठीक है, वेंटिलेशन चेक करना सरदार का काम नहीं है क्या? ये एक्स्ट्रा कहां से आ रहा है? देखो आपके लाइंस में जितना है उतना ही सोचिए ना। आपको क्या बोला है कि 14 डेज में चेक करेगा वेंटिलेशन स्टॉपिंग का। ठीक है, वेंटिलेशन स्टॉपिंग का इंस्पेक्शन कौन करेगा? कॉम्पिटेंट पर्सन। कॉम्पिटेंट पर्सन किसकी बात हो रही है? ओवरमैन या माइनिंग सरदार का, सॉरी ओवरमैन या असिस्टेंट मैनेजर का। तो दोनों में से कोई भी, मतलब इसका जो डेजिग्नेशन है वो ओवरमैन माइनिंग सरदार होना चाहिए। तो वो क्या करेगा? इंस्पेक्ट करेगा जो भी आपका वेंटिलेशन स्टॉपिंग है उसका 14 दिन के अंदर में। वो वेंटिलेशन स्टॉपिंग के लिए भी 14 दिन है, डोर के लिए भी 14 दिन है, क्रॉसिंग के लिए भी 14 दिन है, कोई भी रहे 14 दिन में आपका इंस्पेक्ट करेगा। ठीक है, अगर आपका डिग्री 2 है, डिग्री 3 है, या फिर फायर या स्पॉन्टेनियस हीटिंग होने की संभावना है, तो एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग बनाने के लिए चीफ इंस्पेक्टर जो है वो बोल सकता है। ठीक है, अभी आते हैं वेंटिलेशन डोर पे। चलो आते हैं वेंटिलेशन डोर पे। व्हेन ए कनेक्शन इज रिक्वायर्ड बिटवीन, ये धुंधला क्यों लग रहा है इतना यार सही में? ठीक है, व्हेन ए कनेक्शन इज रिक्वायर्ड बिटवीन इनटेक एंड रिटर्न एयरवे फॉर पासेज ऑफ, बेसिकली देखो आपका इनटेक और रिटर्न के बीच में अगर आपको कहीं पे ऐसा जगह देने की जरूरत है जहां से मेन टब या मटेरियल को पास करवाया जा सके, तो वहां पे आप क्या करेंगे? वेंटिलेशन डोर प्रोवाइड करेंगे। और ये जो वेंटिलेशन डोर है वो क्यों प्रोवाइड होता है? बेसिकली इनटेक एयर शॉर्ट सर्किटिंग को प्रिवेंट करने के लिए। जैसे आप क्या है कि अगर आपका डोर नहीं है और बिना डोर के अगर आप वहां से आना जाना करेंगे तो होगा क्या कि
शॉर्ट सर्किट हो जाएगा एयर का, कि जहां जहां से भी आप पास कर रहे हैं एयर वहीं से गुजर जाएगा, जहां पहुंचना चाहिए वहां नहीं जाएगा। ठीक है, पर बहुत धुंधला लग रहा है ये फोटो, एक्चुअली गड़बड़ है यार, फोटो ही गड़बड़ है, कोई नहीं, समझ में आ जाएगा, मैं बना के बता दूंगा अलग से। ठीक है, तो बेसिकली क्यों प्रोवाइड होता है, ये लाइन आपने पता होना चाहिए। वेंटिलेशन डोर क्यों प्रोवाइड होता है, ये प्रोवाइड होता है प्रिवेंट इनटेक एयर शॉर्ट सर्किटिंग, इनटेक एयर के शॉर्ट सर्किटिंग को रोकने के लिए कि रिटर्न में वो शॉर्ट सर्किट ना कर जाए, हम वेंटिलेशन डोर प्रोवाइड करते हैं। किसके किसके बीच, इनटेक और रिटर्न एयरवे के बीच में, इनटेक और रिटर्न एयरवे के बीच में प्रोवाइड करते हैं। इतना डिस्टरबेंस है क्या भाई लोग, ब्राइटनेस तो अब ठीक है, ब्राइटनेस कम था, कल वाइट बैकग्राउंड था करके ब्राइटनेस कम किया था, आज ब्लैक बैकग्राउंड है तो ब्राइटनेस कम पड़ रहा है। ठीक है, अब ये जो डोर होगा वो या तो 2 होगा या फिर 3 भी हो सकता है। चलिए इसके प्रोविजंस देख लेते हैं, प्रोविजंस देख लेते हैं, वेंटिलेशन डोर के क्या क्या प्रोविजंस है। ये सारे लाइन उतने ही लाइंस है जितने आपके रेगुलेशन में है। ठीक है, रेगुलेशन के अंदर में जो जो लाइंस है वो सारे को खींच के ले आया गया है क्लास के अंदर में। स्पेस देखो, ये सारा चीज मुजफ्फर सर ने भी आपको पढ़ाया होगा, नहीं आया पढ़ाया होगा तो आने वाला होगा। रेगुलेशन 159 में आपका क्या है, प्रोविजंस ऑफ डोर, फिर एयर क्रॉसिंग और स्टॉपिंग, इन तीनों के प्रोविजंस है, वो सारे को मैंने सेपरेट कर करके डोर के रिगार्डिंग क्या है और आपका स्टॉपिंग के रिगार्डिंग क्या है, एयर क्रॉसिंग के रिगार्डिंग क्या है, उसको अलग अलग कर दिया गया है। ठीक है, स्पेस बिटवीन फ्रेम ऑफ वेंटिलेशन डोर, रूफ इन साइड ऑफ रोडवे शुड बी बिल्ड अप विथ मेसनरी और कंक्रीट नॉट लेस देन 25 सेंटीमीटर। क्या मतलब हुआ इसका, जो आपका डोर है, जो आपका डोर है उसका जो स्पेस रूफ से और साइड से 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। बेसिकली 25 सेंटीमीटर, नॉट लेस देन 25 सेंटीमीटर इन थिकनेस, 25 सेंटीमीटर थिकनेस से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो एक्चुअली ब्राइटनेस कम हो गया था करके दिख रहा था यार, प्लीज बेटर है सब, अब थोड़ा अच्छे से दिख रहा है। ठीक, क्या समझ में आया कि जो हमारा वेंटिलेशन डोर है उसका रूफ साइड, रूफ और साइड ऑफ रोडवे, रोडवे का जो रूफ है और साइड है उससे 25 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए उसका थिकनेस।